नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वह हम सबों के दैनिक जीवन में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ मुद्दा है। टॉपिक है भारत में गरीबी और भूख की चुनौती, यानी कि भूखमरी की बात की जा रही है और गरीबी की बात की जा रही है और इसका संदर्भ जो हम ले रहे हैं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ आप देख रहे होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अभी हाल ही में हमने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राची से भारत में जो गरीबी की स्थिति है और भुखमरी की स्थिति है, इस संबंध में कुछ बातें कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। यह आपके मेंस का टॉपिक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि कुछ आंकड़े मैं इस बार बताने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है, यदि आप देख लेते हैं, स्किप करते चले जाएंगे तो आंकड़े आपसे छूट जाएंगे। इसलिए एक पेज लीजिए और पेन लेकर के बैठिए। जो आंकड़े मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा और जहां जहां भी फिर आपको ज़रूरत पड़े मेंस के आंसर राइटिंग करते हुए, ऐसे लिखते हुए, तो आप अपने नोट को इससे और बेहतर कर पाएंगे। चलिए हम तो आगे अब यहाँ से बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि बहुत लंबे समय से यह डिमांड किया जा रहा था कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी के लिए कोर्स लेकर के आए। अब कोर्स लाना तुरंत में आसान तो था, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कोर्स लाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले पूरी तैयारी कर ली जाए, उसके बाद उस कोर्स को लॉन्च किया जाए। तो यही है, संस्कृति आईएएस अपनी पहचान के अनुरूप बीपीएससी के संबंध में एक बहुत बेहतर गुणवत्तापूर्ण कोर्स लेकर के अब आ चुकी है। और यह जो कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स होगा। कहने का मतलब फाउंडेशन का तात्पर्य होता है कि जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड की पूरी तरह से आपको तैयारी करा दी जाए। क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स के स्तर पर देखेंगे तो प्रीलिम्स निश्चित तौर पर क्वालिफाइंग है, तो मेंस से आपका सफर शुरू होगा। इसलिए दोनों का सेपरेट तैयारी करें, बेहतर एक ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं वह आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। यह पूरा कोर्स जो बीपीएससी का है वह ऑनलाइन मोड में आपको दिया जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। बैच प्रारंभ होने की घोषणा कर दी गई है, नामांकन प्रारंभ हो चुका है और बैच जो प्रारंभ है वह 4 सितंबर से शुरू होगा और इसका वक्त रखा गया है शाम के 7 बजे का। अब यहाँ पर फी के संबंध में एक बात समझ लीजिए। वैसे तो इसकी फी जो है वह 50,000 है, लेकिन अभी इस पर 50% डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि फिलहाल आपको यह 25,000 में ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का यह डिमांड था कि वह एक मुश्त यह 25,000 की राशि जमा नहीं कर सकते। इसके लिए संस्था ने ईएमआई की सुविधा दी है, यानी कि वह 3 इंस्टॉलमेंट में 10,000 10,000 10,000 करके जमा करेंगे। आप कहेंगे फिर 30,000 हो जाएगा, तो हाँ, यदि आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं तब 25,000 की राशि जो है वह बढ़ के 30,000 हो जाएगी। आपको तीनों इंस्टॉलमेंट में 10,000 करके देना है। कोर्स में क्या क्या शामिल होगा यह जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से हमारे काम की चीजें निकलेगी। देखिए, पूरे बीपीएससी का जो कोर्स है इसमें कक्षाएं कितनी होगी यह जानना बेहद जरूरी है। तो कक्षाओं की संख्या जो होगी वह 500 से अधिक घंटों की होगी, ध्यान रखना है। वैधता जो इसकी होगी इस कोर्स की, चूंकि ऑनलाइन मोड में है, तो वैधता को लेकर समझ लीजिए कि कोर्स जब से भी शुरू होगा उसके 1 वर्ष तक इसे आप असीमित बार देख सकते हैं। यानी कि आप पर पाबंदी नहीं है कि आप 2 ही बार देखें, 3 बार देखें। आपको यदि मान लीजिए 2-3 बार भी किसी टॉपिक को देखते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप उसे और भी अपने अनुरूप देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपकी इसमें चलाई जाएगी। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट होगा, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, यह बहुत जरूरी होता है कि हम उसका मूल्यांकन करके देखें कि हमारी स्थिति क्या है। और मूल्यांकन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि नियमित क्लास टेस्ट लिया जाए। जिस टॉपिक को आप पढ़ें उसके अनुरूप आपका टेस्ट हो जाए। इसके अलावा प्रत्येक विषय और खंड का आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स भी दे दिया जाएगा, ताकि आपका एक तो नोट्स बनाने में सुविधा होगा, साथ ही आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना नामांकन ले सकते हैं। 4 सितंबर से फिर से बता देता हूं कि कोर्स प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब हम अपने चर्चा के बिंदु पर आ जाते हैं कि हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। समझ लीजिए, द की टू इंडियाज हंगर चैलेंज, फोकस ऑन जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ। अब इस बात को लेकर के चलेंगे। ये जो है इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल से एक आर्टिकल आया, उस पर चर्चा की गई। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो एक तरफ खुशी का माहौल था कि हमने वर्षों की गुलामी को तोड़ते हुए हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ भारत के समक्ष एक दूसरी तरह की चुनौती थी। चुनौती उस वक्त एक दंगे फसाद की हो गई थी। एक पक्ष तो आप जानते ही, क्योंकि बंटवारे का दंश भी हमें झेलना
पड़ा था, पाकिस्तान बना था, और उस वजह से निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जो बंगाल वाला हिस्सा था और जो पंजाब वाला हिस्सा था वहाँ काफ़ी दंगे फसाद भी हुए। इसके अलावा यदि हम भारत के बनने की प्रक्रिया की बात करें तो हमारे समक्ष 2-3 चुनौतियाँ थी। चुनौतियों की बात करें तो निश्चित तौर पर पहली चुनौती हमारे समक्ष थी गरीबी को लेकर के, क्योंकि हम उस वक्त बेहद गरीब राष्ट्र हुआ करते थे। दूसरी चुनौती थी कुपोषण की और तीसरी चुनौती थी भूखमरी की। यदि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए बेहद जरूरी था कि सबसे पहले हम अपने नागरिकों के भोजन की व्यवस्था जरूर कर लें, और इसके लिए उसी समय से भारत लगातार निरंतर प्रयासरत रहा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब अभी हम अपना 77वां राष्ट्रीय पर्व मना चुके हैं, स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, तब हमारे लिए मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है कि हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, क्या वांछित लक्ष्य था और हमने कितना अभी तक हासिल कर लिया है और कितना आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी से आगे की दशा और दिशा भी तय हो पाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की जैसा मैं बात कर रहा हूं, इस पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये आंकड़े हम आपको बताएंगे, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्थिति हुई है। चलिए अब बातें कर लेते हैं आज़ादी के बाद से अब तक क्या क्या सुधार हुआ है। जैसा कि मैंने आज़ादी की चर्चा की है तो 1947 से लेकर के अभी हम 2023 में हैं, तो ये 77 वर्ष में हमने अपना सफ़र कहाँ तक पूरा किया है इसे देखना हमारे लिए बेहद लाजमी हो जाता है। जब भारत को आज़ादी मिली तो 80% से अधिक लोग अत्यधिक गरीब थे। अत्यधिक गरीब कहने का मतलब क्या है कि मूलभूत सुविधा जो उनके जीवन की है, आप देखते होंगे रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह के एक फिल्म का नाम भी है। तो फिल्म का नाम आप देखिए, उस वक्त जो था 70 के दशक में ऐसी फिल्में काफ़ी बनती थी। फिल्म का नाम हुआ करता था रोटी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में उस दौर में बनी। आज ऐसी फिल्में आपको बनती हुई नहीं देखेंगी, क्योंकि उस वक्त की पहली प्राथमिकता जो समाज के समक्ष था वह रोटी की थी, भुखमरी की थी, गरीबी की थी, कुपोषण की थी। तो वह कहीं न कहीं हमारे साहित्य में भी झलकता था, हमारे सिनेमा में, चलचित्रों में भी दिखता था। तो उस समय जो था 80% से अधिक जनता जो थी अत्यधिक गरीबी में पल बढ़ रही थी। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उनकी संख्या अब लगभग 15% रह गई है। यानी कि इस 77 वर्ष में हमने यहाँ पर 80% हमारी जनता अत्यधिक गरीबी में थी, अब हम वह 15% तक का आंकड़ा ले आए हैं। निश्चित तौर पे देखिए, हमने जो वांछित लक्ष्य प्राप्त करना था हम उसे पूरी तरह से प्राप्त तो नहीं कर सके हैं, क्योंकि इस रास्ते में बहुत तरह की बाधाएं आई। कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, कई बार प्रशासनिक कमियां आती रही, कई बार जो है कहीं न कहीं कार्यपालिका को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था, संसाधनों का वितरण जिस हिसाब से समाज में होना चाहिए था, वह समतामूलक नहीं हो सका। तो इन सभी वजहों से यह जो 15% का आंकड़ा देख रहे हैं यह टिका हुआ है। नहीं तो हमारी तो यह अभिलक्ष्य होना चाहिए था, हम इस स्थिति में होते कि हम इसे पूरी तरह से समाप्त कर देते और गरीबी से हम बाहर निकल जाते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत अगले 5 वर्ष में, जैसा कि बात की जा रही है कि भारत अगले 5 से 10 वर्षों में गरीबी को लगभग खत्म कर देगा। ठीक है, भारत से गरीबी को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। हरित क्रांति की बात की गई है, यहां पर हम चर्चा करेंगे इस चीज की। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य निर्यातक में बदल दिया। अब यहां समझिए, भारत आयातक हुआ करता था। आयातक अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों के हैं, हम अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ जो संसाधन उपलब्ध नहीं है बाहर से मंगाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो चीज़ हमारे पास है बहुत अत्यधिक मात्रा में हमने उसका इस्तेमाल कर दिया, सरप्लस हो गया, हम उसे निर्यात कर दिए, ये तो चलता रहता है आयात निर्यात। अब यहाँ पर लेकिन खाद्य निर्यातक की बात की जा रही है। तो खाद्य यानी कि भोजन जो हम करेंगे वह भी हम कहीं और से मंगाते थे। हमारे पास गेहूं की अगर हम बात करें या मक्के की बात करें, चावल की बात करें, तो उन्नत किस्म के बीज नहीं हुआ करते थे उस समय। अब बीज अच्छे नहीं होंगे तो पैदावार अच्छी नहीं होगी। भारतीय कृषि के संदर्भ में आप जानते ही हैं, भारतीय कृषि वैसे भी मानसून पर निर्भर है। यानी कि मानसून अच्छी हुई तो हमारी खेती अच्छी हो जाएगी, मानसून अत्यधिक ज्यादा हो गया, मतलब बारिश अत्यधिक हो गया, फिर भी हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से होता क्या था कि भारतीय कृषि बहुत बेहतर नहीं हो पाती थी, पैदावार बहुत नहीं होता था, कभी सूखा तो कभी बाढ़ का मार झेलना पड़ता था। इसके अलावा कृषि में हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल अभी भी हम बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी वजहों से कहीं न कहीं हमारा पैदावार कम होता था। तो खाने की जो चीज़ें थी, गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए, चावल जो भी चाहिए, वह हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि हम अपनी पूरी जनसंख्या को अपने बलबूते पर भोजन करा सके।
इसके लिए आवश्यक था कि हम दूसरे देशों के पास जाएं, उनसे मित्रता करें और उनसे चीजें मांगें। उस वक्त का जो सोवियत संघ था उसने हमारी बहुत मदद की थी। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीज जो है हमने अमेरिका से भी लिया था। लेकिन उस समय कुछ ऐसी बातें हुई कि हमें लगा कि हमें इन चीजों पर अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जो वैश्विक गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं वह कहीं न कहीं धूमिल हो जाएगी। इसीलिए उस वक्त हरित क्रांति की बात की गई। 60 के दशक से लगभग इसकी शुरुआत होती है, लेकिन हरित क्रांति अपने चरम में कहीं 80 के दशक में दिखता नजर आता है। हरित क्रांति का मतलब है उस वक्त पैदावार पर जोर दिया गया। ठीक है, गेहूं की पैदावार बहुत की गई, तो हमारे पास एक तरफ जो देखिए खाने के अन्न नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सरप्लस हो गया, यानी कि हमारी जितनी आबादी थी हमने उनका पेट तो भर ही दिया। इसके अलावा हमारे पास इतना खाद्यान्न था कि हम उसे बाहर भेज सकते थे। यही कहने की बात है कि जो भारत खाद्य आयातक हुआ करता था, हरित क्रांति ने उसे खाद्य निर्यातक बना दिया। और इन सभी वजहों से क्या हुआ कि भारत पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त चावल, आप ये जानते हैं इस योजना के बारे में, मुफ्त चावल या गेहूं 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति को ये दिया जाता है, इसको देने के लायक सक्षम बना दिया। अब यहाँ यदि इन व्यक्तियों को दिया जाएगा 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है या चावल दिया जाता है प्रति माह दिया जाएगा एक व्यक्ति को, तो कुपोषण से लड़ने के लिए बेहद यह कारगर होगा। कोरोना के समय यह योजना काफी कारगर रहा था। इस पे बहुत सारे आर्टिकल उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके वजह से हुआ कि भोजन तक सभी व्यक्ति की पहुंच हुई और कुपोषण और भुखमरी की जो संख्या है आबादी के हिसाब से देखें तो उसमें भी कमी देखी गई। आगे बढ़ते हैं, गरीबी में कमी की बात करते हैं। देखिए, जीवन जीने के मूलभूत संसाधनों की जब अभाव होता है तो उसे गरीबी कहते हैं। जैसा भी हमने पहले भी चर्चा किया है कि मुख्य बातें जो है भोजन की बातें हैं, कहाँ व्यक्ति रहेगा, सर कहाँ छुपाएगा, क्या वह पहनेगा, बदन क्या ढकेगा, ये सब चीजें जब नहीं हो, इतनी भी मूलभूत संसाधन ना हो, तो निश्चित तौर पर गरीबी के संदर्भ में उसे देखा जाता है। आज के संदर्भ में आप उसे शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं, आप उसको स्वास्थ्य से भी जोड़ सकते हैं। आज तो समय और बढ़ गया है, मनोरंजन के साधन वगैरह इसमें ऐड होते चले गए हैं, तो गरीबी की बात ये कही गई है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में इसमें कहा गया क्या कि पिछले 5 वर्षों में 135 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये नीति आयोग का आंकड़ा है, भारत के संदर्भ में है कि लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है और पिछले 5 वर्षों में 135 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो यह आंकड़ा हमारे लिए काफी सुखद जान पड़ता है। भारत में अगर हम बहुआयामी गरीबों की संख्या देखें, देखिए यहाँ पर बहुआयामी गरीबों की बात की गई है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके पास इतनी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है कि एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। जो एक कहते हैं ना मौलिक अधिकार तभी कहीं न कहीं परिपूर्ण होता है जब उसके पास संसाधनों की कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर गरीबी की, अगर हम बहुआयामी गरीबी की संख्या की बात करें, वर्ष 2015-16 की स्थिति देखें तो यह 24.85% था। वहीं अगर 2019 से 21 की स्थिति देखें तो यह 14.96% था। यानी कि आप देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों में यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। इस अवधि के दौरान हम दोनों ही क्षेत्रों में देखते हैं। देखिए, भारत की एक बड़ी तादाद जो है आबादी की वह गांव में बसती है। हम कहते भी हैं कि भारत जो है गांव का देश है। तो यहाँ हम गरीबी की स्थिति को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बांट के देखते हैं। यदि शहरी क्षेत्र में गरीबी की स्थिति देखें तो 8.65% से गिरकर 5.27% हो गया है। तो शहरों की अवसंरचना बढ़ी है, यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, बहुत सारा निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ रही है। इसीलिए शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो गरीबी गिरते नजर आ रही है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देखें तो गरीबी जो है 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। यानी कि शहरी क्षेत्र में भी गरीबी गिरते नजर आई है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिशत के आधार पर तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी यही हाल है कि गरीबों की संख्या कम होती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार जो है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे योजनाएं चला रही है, पंचायत स्तर पर बहुत सारी योजना चल रहा है, मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेहतर हो रहा है निरंतर पंचायत स्तर पर। इस वजह से वहां रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ये एमएसएमई सेक्टर जो है
एमएसएमई सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की गरीबी को कम करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस वजह से यहाँ पर देखेंगे आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही जगह गरीबी निरंतर कम होते नजर आ रही है। यह बेहतर स्थिति है। अब हम कुपोषण की लेकर के बात करते हैं। देखिए, कुपोषण से सीधा सीधा क्या मतलब है कि हमारे मानव शरीर में आवश्यक विटामिन हो गया, खनिज हो गया और अन्य पोषक तत्व जो है जब उसकी कमी होने लग जाती है, यानी कि जितने पोषक तत्व एक मानव शरीर के लिए चाहिए जब उसकी कमी होती है, उस कमी के वजह से शरीर की जो स्थिति आ जाती है उसे कुपोषण कहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बड़े दुबले पतले से नजर आते होंगे, यानी कि उनकी जो प्राकृतिक बनावट होना चाहिए वैसा आपको देखने से ही नहीं नजर आएगा, आपको बहुत बीमार जैसे दिखेंगे। तो उस स्थिति को हम कुपोषण की स्थिति कहते हैं। अब इस पे कुछ आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 32% बच्चे जो हैं वह कम वजन वाले हैं। यानी कि यह रिपोर्ट कहता है कि भारत में जितने भी बच्चों की संख्या है उसमें 32% ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन कम है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं यदि उनका वजन कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर आगे जो है उनकी शारीरिक संरचना जो है, उनकी मानसिक स्थिति जो है वह बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए क्या करना होगा, तो प्राथमिक स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो आशा कार्यकर्ता हैं उन सबों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उन्हें बेहतर काम करना पड़ेगा पंचायत स्तर पे। और माँ के साथ यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। 35% बच्चे ऐसे हैं जो अविकसित हैं, यानी कि आयु के अनुसार लंबाई में उनकी कमी देखी गई है। और 19% बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, यानी कि लंबाई के अनुपात में उनका वजन कम है। और 3.4% बच्चे ऐसे हैं जो अधिक वजन वाले हैं। तो अधिक वजन होना भी, यानी कि मोटापा के यदि आप शिकार हैं, वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं होता है। तो बच्चों के संदर्भ में यह कहा गया है। यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, देखिए कहीं भी किसी भी जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था को यदि आपको देखना हो तो वहां पर आप शिशु मृत्यु दर को जरूर देखिए, क्योंकि यह जो है वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देता है। यदि शिशु मृत्यु दर को देखेंगे तो 2005-6 में यह क्या था, 57 प्रति 1000 था, यानी कि 1000 में 57 बच्चे जो थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। यहाँ पर 2019 से 21 तक का आंकड़ा देखेंगे तो यह आंकड़ा यहाँ पर गिरता नजर आता है। और अब 1000 में हम देख रहे हैं कि 35 बच्चे की ही जो शिशु हैं उनकी मृत्यु होती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो समय रहते हुए हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है। एनीमिया से ग्रस्त अगर महिलाएं देखेंगे तो उसमें 57% आंकड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा है। और एनीमिया से ग्रस्त पुरुष देखेंगे तो 25% है, जो कि महिलाओं के अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और एनीमिया से ग्रस्त बच्चे देखेंगे तो यहाँ पर 67.1% है, जो कि सबसे अधिक आंकड़ा है। और ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर यह बेहतर स्थिति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार कई तरह की पहले कर रहे हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए, पोषण अभियान चलाया गया था। पोषण अभियान कब से शुरू हुआ था? 2018 से। आप चाहें 3 चीजों को नोट करते चलिए, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो पोषण अभियान 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। नाम देखिए क्या है। इससे क्या होगा ना कि कोई अभियान हो, योजना हो, आपको इन सब चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाम ही है पोषण अभियान, यानी कि एक ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें पोषण की बात की जाएगी, यानी कि कुपोषण से लड़ने की बात की जाएगी। ऐसे विटामिन दिया जाएगा, ऐसा खनिज दिया जाएगा, इस तरह का उनको भोजन दिया जाएगा ताकि वो कुपोषण से ग्रसित ना हो सके, पौष्टिक आहार उन्हें मिले। ठीक है, यह बातें की गई है। अब यहाँ पर पोषण अभियान जो 2018 में शुरू हुआ, वर्ष 2022 तक यह लक्ष्य रखा गया था कि कुपोषण से हम उन्मूलन प्राप्त कर लेंगे, यानी कि कुपोषण को भारत हरा देगा, जीत जाएगा। लेकिन क्या अभी यह स्थिति हो पाई है? निश्चित तौर पर नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक जो बड़ा वजह है वह है कि हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वह बहुत बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जब मैं कहूं तो इसका मतलब है जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चिकित्सा की अवसंरचना है वह बहुत बेहतर नहीं है। हमारे पास डॉक्टर की जो है वह संख्या बेहद कम है, यह एक वजह हो सकता है। 2022 आंकड़ा ना प्राप्त करने का एक वजह तो कोरोना महामारी का भी है। तो इस वजह से भी नीतिगत फैसले जो है उसमें कमी आई गई है। साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो मैं नीतिगत खामियां की बात किया वह भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चलाया गया था। मैंने एनीमिया की स्थिति आपको बताया था, फिर से आपको पिछले स्लाइड में लेके चलता हूं। महिलाओं और बच्चों की स्थिति में देखिए कि महिलाएं जो है एनीमिया से ग्रस्त वह
57% है और बच्चे जो हैं वह 67% हैं। तो निश्चित तौर पे एनीमिया को हराना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। इसके लिए भी भारत सरकार ने 2018 से कार्यक्रम की शुरुआत की थी और तय किया था कि वर्ष 2022 तक इसे हम देश से मुक्त कर देंगे, लेकिन यह स्थिति भी कहीं न कहीं अभी तो होते हुए कम से कम नहीं दिखती है। भारत सरकार मध्याह्न भोजन योजना, जो कि मिड डे स्कूल जो कहते हैं आप, देश भर के तमाम सरकारी विद्यालयों में यह चलाया जाता है। इसके तहत क्या होता है, स्कूल में बच्चों को नामांकन और उपस्थिति के साथ उनके पोषण में सुधार। अब बच्चे जो है भोजन के चाहत में, यहाँ लालच वर्ड कहना ठीक नहीं होगा, आप भी जब भी मेंस का आंसर राइटिंग करें तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें, शब्दों का चयन बहुत बेहतर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि बच्चे जो है भोजन की चाहत में वहाँ जरूर जाते हैं स्कूल में। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो पाएगा। खास करके ग्रामीण स्तर पर यह देखा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यह योजना जब चलाया गया और इसका फीडबैक जब कुछ वर्षों बाद आया तो देखा गया कि नामांकन के जो तादाद हैं उसमें काफी उछाल पाया गया। यह हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति थी। दूसरी बात एक और हुई, नामांकन तो हो जाता था लेकिन बच्चे मध्याह्न भोजन खा करके निकल लेते थे। तब फिर इस योजना में और भी सुधार किया गया और उसके साथ क्या हुआ कि भैया अब आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, उपस्थित रहना होगा। तो बच्चे कई बार मध्याह्न भोजन के चक्कर में यहाँ उपस्थित भी रहे। अब यह नामांकन बढ़ा, उपस्थित हुआ, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहेगा पूरे दिन में। तो क्या हुआ, शिक्षा का स्तर ग्रामीण स्तर पर बढ़ने लगा। जब शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा तो वो समझने लगा, वह जागरूक नागरिक बन गया। और एक जागरूक नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक होता है और इसके बाद वह खुद ही पोषण पे ध्यान देने लग जाएगा और शिक्षा के माध्यम से समाज बेहतर हो जाएगा। तो इस योजना का कहीं ना कहीं उद्देश्य स्कूल में एक तरह से देखा गया कि नामांकन बढ़ेगा, उपस्थिति बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा जो पोषण की व्यवस्था है वह दुरुस्त हो पाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की यदि हम बात करें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे आप नोट कर लीजिए। इकोनॉमी का मेंस का टॉपिक जो होगा वहां आपके लिए यह जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अलावा सोशल जस्टिस पेपर 2 में भी ये इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको देख लेना है आपको। इस अधिनियम में समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई थी, जिसके तहत मैंने कहा था कि 5 किलो अनाज दिया जाता है पर व्यक्ति पर मंथ, तो वह भी कहीं ना कहीं इसके तहत ही इसकी काम की गई है। चलिए, अब आगे की राह क्या हो सकता है। हमने सभी चीजों पर बात कर लिया। हमने अभी तक देख लिया कि आजादी से लेकर के अभी तक 2023 तक इन 77 सालों में भारत गरीबी और कुपोषण से लड़ते हुए कहां तक आगे खड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो वांछित लक्ष्य था, हम उस वांछित लक्ष्य तक पूरा नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे हम कुपोषण से टारगेट रखे थे कि 2022 में खत्म कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एनीमिया के संदर्भ में भी हम यही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हमें और जूझना पड़ेगा। और जैसा कहा गया है कि 5-10 साल ही और हैं भारत के पास। यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, यदि भारत को अपने यहाँ गरीबी को समाप्त करना है, एनीमिया को समाप्त करना है, कुपोषण को खत्म करना है, तो भारत के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 5-10 सालों में इसे खत्म करके उसे आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। आगे की राह में हम उन चीजों पर और डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कृषि जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है। यदि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको कहूं कि रीढ़ की हड्डी कृषि है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो कृषि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए कृषि अनुसंधान को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 बातें मैं कहूंगा। यहाँ पर कृषि को विविधतापूर्ण बनाना पड़ेगा, यानी कि हम जो अभी तक खेती करते आए हैं, परंपरागत कृषि, धान, गेहूं, मक्का, इससे बाहर निकल के नकदी फसल पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बागवानी की खेती हो सके, सब्जी की खेती हो सके, ये सब चीजें कीजिए। इसके अलावा कृषि में तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। अब ये सब चीजें क्यों करें हम? क्योंकि पैदावार बढ़ेगा। ठीक है, पैदावार बढ़ेगा तो वैसे फसल का उत्पादन हो पाएगा जिस फसल में पोषक तत्व अधिक होंगे, और पोषक तत्व अधिक होंगे तो जब उसका सेवन वहां के नागरिक करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कुपोषण से लड़ पाएंगे, कुपोषण को हरा देंगे। तो यहां पर कृषि को बेहतर करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को प्रोत्साहन करना और इसको सुधारना जरूरी होगा। महिलाओं के लिए शिक्षा की मैंने बात की। निश्चित तौर पर महिलाएं जब शिक्षित होती है ना, तो पूरा परिवार जो है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखेंगे आप दुरुस्त हो जाता है और शिक्षा की व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो बच्चों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि महिलाएं अशिक्षित होती है तो परिवार और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना लगभग तय माना जाता है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच देनी होगी हमें और गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर उनका बनाना पड़ेगा। चलिए, महिलाओं को तकनीक के माध्यम से सशक्त करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वह इस तरह की परिकल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में महिलाएं जो
है वह ड्रोन उड़ाए, यानी कि एक सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे देश की इतनी सशक्त हो और तकनीक से कहीं न कहीं वह सहज हो, क्योंकि वक्त जो है वह तकनीक का है, एआई टेक्नोलॉजी का है, चैट जीपीटी का है। हम जो है अब परंपरागत जीवन शैली जी करके नहीं रह सकते। दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने के लिए जमाना जिस तरफ चल रहा है आपको चलना ही पड़ेगा। तो महिलाओं को निश्चित तौर पर यहाँ से हमें तकनीक के माध्यम से सहज करना पड़ेगा, उन्हें कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में लाने पड़ेंगे। महिलाओं को कार्यबल में प्राथमिकता भी देना होगा निश्चित तौर पर। यदि आधी आबादी घर में बैठ करके अपना जीवन यापन कर रही है तो यह परिकल्पना करना ही बुरा है कि हम एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए नौकरी वगैरह में, जो सरकार करती भी रहती है। कौशल निर्माण और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करके श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। यहाँ पर स्किल की बात की गई है, यानी कि महिलाओं को हुनर सिखाइए, काम सिखाइए। यदि वह काम सीख जाती है तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के आर्थिक उपार्जन में वह हाथ बटा पाएगी। और उच्च शिक्षा में महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन देखा क्या क्या है, 10वीं तक की पढ़ाई करके वो शिक्षा छोड़ देती है। यह उद्देश्य एक रिपोर्ट आया है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें यह कहा गया है कि महिलाएं पढ़ तो रही हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई इस वजह से अभिभावक करा रहे हैं बहुत सारे कि उनका विवाह हो जाए अच्छे घर में। अब इस मेंटलिटी से भी हमें लड़ने की जरूरत है और कहीं न कहीं लड़कियों को भी, महिलाओं को भी, उनके अभिभावकों को भी यह सोचने की जरूरत है कि जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, नौकरी प्राप्त ना कर ले, बढ़िया अपनी आर्थिक स्थिति ना कर ले, तब तक वो शादी ही ना करे। यह एक थॉट है सोशल वैज्ञानिकों का, वह मैं बता रहा हूं। आपका विचार इस पर अलग हो सकता है और क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए। तो यहाँ पर यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, उनमें हुनर होगा और वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होगी, तो हमारे श्रम बल में क्या होगा, महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी और देश के लिए, देश के आर्थिक समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में बेहद सुखद होने वाला है। इसी टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है। प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दिया करता हूं, तो जवाब आप लोग को देना है। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रश्न का जवाब इसी लेक्चर से होने वाला है, इसको आप गौर से देखिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 32.59 से घटकर इतने प्रतिशत यानी कि गिरकर कितने प्रतिशत रह गई है, इसकी बात की गई है। 4 विकल्प आपको दिया गया है, 4 में से कोई एक ही विकल्प यहाँ सही होगा। जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब लिख भेजिए। आप में से अधिकांशतः लोग जो हैं सही जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं लॉजिक भी दे रहे हैं कि यह जवाब सही है तो क्यों है और जो ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, यह भी कह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अच्छा डिबेट कर रहे हैं, टॉपिक अपने तरफ से बता रहे हैं कि इस टॉपिक पर डिबेट कीजिए। मैं देख रहा हूँ अब सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूँ ऋषभ हैं, रोहित शर्मा, प्राची पांडे, शुभांकर, जाकिया रूही, अनूप चौधरी और बहुत सारे आप में से लोग जो लगातार जो हैं डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और मैंने भी सोचा, चूंकि आप में से जैसे मैं देख रहा था जाकिया कह रही है कि सर कम से कम जवाब तो दे दिया करो हमारे कमेंट का। देखिए निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि चूंकि हमारा आपका संवाद जो है इसी कैमरा के थ्रू है, तो मैं चैट के थ्रू कोशिश करूँगा कि आपसे जुड़ पाऊँ, ताकि आपके जो प्रश्न हैं, हमारा मूल उद्देश्य तो यही है कि आपकी जो दुश्वारियां हैं, जो समस्या हैं, उसका समाधान किया जा सके, तो हम उसके लिए निश्चित तौर पर प्रयासरत रहेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।